नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे थे, मुग़ल साम्राज्य में केवल शाहजहां बचा, इसके बाद औरंगजेब बचा है। आज हम लोग शाहजहां पर फोकस करेंगे। शाहजहां के विषय में हम लोग ये देखेंगे कि शाहजहां के युग को कई इतिहासकारों ने मुग़ल काल का स्वर्ण काल भी कहा है। आखिर स्वर्ण काल क्यों कहा है? स्वर्ण काल जैसी कोई बात थी भी या नहीं थी? क्योंकि शाहजहां के समय स्थापत्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया था। ताजमहल का निर्माण होता है, किले बनाए जाते हैं कुछ, प्लस शाहजहां के समय कई अंग्रेज इतिहासकारों ने, प्रायः एल्फिंस्टन वगैरह ने इसको स्वर्णकाल कह दिया है। इस आधार पर यह देखा जाएगा कि आखिर स्वर्णकाल किसानों के लिए या सामान्य जनता के लिए था या नहीं था, इस पर नज़र डालेंगे। प्लस साथ में, बल्कि इस पर नज़र हम लोग आगे जो टॉपिक है धार्मिक नीति, सैनिक व्यवस्था, इन पे भी शाहजहां को फोकस करेंगे जब, तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा। अभी आपको यह भी जानना होगा कि शाहजहां एक ऐसा शासक था जो जीवित रहते ही जेल में डाल दिया गया, यानी कि अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष वो जेल में बिताता है और केवल पानी और कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना एक लड़की सेवा के लिए थी, उसी पर उसका जीवन चला जाता है। और औरंगजेब बैठ जाता है गद्दी पर। यह भी एक अलग प्रश्न तरह का आया। यही कारण है कि शाहजहां के समय उत्तराधिकार का युद्ध इतना मजबूत छिड़ा कि वो आपको पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कौन किसके साथ था। उत्तराधिकार के युद्ध में आखिर क्या हुआ, प्रायः परीक्षा में प्रश्न वहीं से आता है। प्लस शाहजहां ने साम्राज्य विस्तार कैसे किया मुगलों का, इन सब चीज़ों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। शुरुआत करते हैं शाहजहां के बचपन से, प्रारंभ से। शाहजहां का जो समय रहा है वो रहा है 1627 से 1658, यानी 21 वर्ष तक इसने शासन किया दिल्ली में किया, आगरा से किया। उस समय आगरा भी एक मजबूत राजधानी थी। शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। जगत गोसाई के मारवाड़ की शासक की पुत्री थी, उनके गर्भ से इनका जन्म माना जाता है। जगत गोसाई के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। भानुमती, जोधाबाई, कई इतिहासकार इनको भी लेकर कंफ्यूज रहते हैं। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, प्रश्न परीक्षा में आता है। शाहजहां की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम के विषय में बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानने की ज़रूरत, बस इतना समझिए इसकी शादी होती है 1612-14 में और 1631 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण में था, उसका मन नहीं लगा, बुरहानपुर एक जगह है दक्षिण में, वहीं इसकी मृत्यु होती है। अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज़ महल, जिनकी याद में ताजमहल बना है। आपके अर्जुमंद बानो बेगम सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ताजमहल एक बड़ी संरचना है वो किसकी याद में बनाई गई? अर्जुमंद बानो बेगम, जो उसकी पत्नी थी, इन्हीं का नाम था मुमताज़ महल। मुमताज़ महल के ही नाम से वो ताजमहल बना हुआ है। और बाद में इनकी 1631 में मृत्यु हो जाती है। ये शाहजहां के 14 या 17 बच्चों की माँ थी, जिनमें से उत्तराधिकार का जब युद्ध होगा तो 7 जीवित बचते हैं। 14 बच्चों को जन्म दिया इसने। और अर्जुमंद बानो बेगम 1631 में इनकी डेथ हो जाती है। बस इतना। नूरजहां इसके सामने जीवित थी, क्योंकि जहांगीर खत्म हो गया, उसके बाद नूरजहां जीवित थी। एक प्रश्न था, और नूरजहां मैंने आपको बताया था कि सत्ता में रुचि लेती थी। वो चाहते, अगर वो दिल्ली में रहती तो शायद शाहजहां को शासन करना आसान न होता। 2 लाख की पेंशन दी इसने और लाहौर में कहा आप रहिए। 1645 जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वो लाहौर में 2 लाख की पेंशन पे रहती रही। फिर इसके सामने कुछ विद्रोह हुए। शुरुआत में ही विद्रोहों का सामना करना पड़ा इसको। सबसे जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए वो हम लोगों ने लिखे यहाँ पर। एक तो बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ। बुंदेलखंड में जुझार सिंह का शासन था, उसका पुत्र विक्रमाजीत शासन कर रहा था। इन लोगों ने पहले मुगल साम्राज्य को कर देते थे। शाहजहां गद्दी पर बैठा, इन्होंने कर देना बंद कर दिया। फिर शाहजहां ने अपनी सेना भेजी, उनका युद्ध हुआ। बुंदेलखंड की सेना को पराजित किया और अंततः बुंदेलखंड का एक शासक कहीं भाग गया, कहीं और मार दिया गया और बुंदेलखंड पर शाहजहां का आधिपत्य स्थापित रहा। दूसरा जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ वो खाने जहां लोदी का हुआ। खाने जहां लोदी के विद्रोह के 2 कारण थे। एक तो खाने जहां लोदी की जगह महावत खां को शाहजहां ने एक बड़ा मनसब देकर खानखाना की उपाधि दे दी, तो इससे खानखाना की उपाधि देने से खाने जहां लोदी असंतुष्ट था। प्लस खाने जहां लोदी की अपनी महत्वाकांक्षा भी थी। खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया और दक्षिण में जाकर के अहमदनगर वगैरह जो राज्य थे उनकी मदद ले लिया इसने। दक्षिण में भी शाहजहां को निपटाना था, जाकर लड़ाई लड़नी थी, उन राज्यों को मिलाना था या जीतना था। ऐसे में खाने जहां का पीछा करता हुआ औरंगजेब को भी भेजा, एक और लड़के को भेजा शाहजहां ने, और अंततः खाने जहां लोदी भी धीरे धीरे पराजित हुए, फिर इधर उधर गए और अंततः कहीं एक जगह पर मार दिए गए। इनका भी केस खत्म हो जाता है। इसके बाद पुर्तगीजों से भी एक संघर्ष हो गया। इस समय, ये वो समय था भारत में जब अंग्रेज आ रहे थे लगातार व्यापार करने। पुर्तगीज आ चुके थे भारत में। पुर्तगालियों ने क्या किया था, इनको नमक पर एकाधिकार प्राप्त था। नमक
दूसरा एक अराकान था, वो मुगलों का विद्रोही था, अराकान का राजा। और अराकान के राजा को पुर्तगालियों ने क्या किया, शरण दे दी थी। ऐसे में शाहजहां पुर्तगाली इतने शक्तिशाली नहीं हुए थे उस समय, पुर्तगीज, अंग्रेज, फ्रांसीसी जितने भी आएंगे, कि शुरुआती मुगल शासकों का सामना कर पाते। इसने इनको दंडित किया। 1632 में इनके ऊपर हमला बोला शाहजहां ने, और हजारों पुर्तगालियों को, जितने यहां थे ईसाई, उनको मार दिया गया। सिखों के साथ भी विवाद हुआ थोड़ा। सिखों के उस समय जो गुरु थे वो थे गुरु हरगोविंद जी। हम लोग सिख पढ़ेंगे आगे, सिखों के 10 गुरु पढ़ेंगे, उसी में हरगोविंद का समय था। एक बार कहीं इसका डेरा लगा हुआ था सिखों के गुरु का और शाहजहां का, तो शाहजहां का गुरु का बाज उड़कर शाहजहां के खेमे में आ गया। इन्हीं बातों को लेकर विवाद हुआ। एक कोई बीबी करके डकैत था कुख्यात, वो क्या किया, शाहजहां के घुड़साल से 2 घोड़े चुरा लाया। उसने गुरु हरगोविंद को गिफ्ट कर दिया, उपहार दे दिया। ऐसे में इन दोनों में तनातनी रही, बल्कि शाहजहां की सेना को गुरु की सेना ने पराजित भी किया 1-2 बार, और इसी तरह चलता रहा। फिर धीरे धीरे उसका कोई सल्यूशन तो नहीं निकला, लेकिन बड़ी कोई लड़ाई नहीं हुई गुरु हरगोविंद के साथ। ये तो इतनी बातें थी जो शुरुआती दौर की थी शाहजहां की, हमने जल्दी जल्दी आपको बताया। इसके बाद क्या होता है, 6 सितंबर 57 को शाहजहां बीमार पड़ता है। जब वो बीमार पड़ा तो उसने दारा, इसके जो पुत्र जीवित थे 7, 4 लड़के और 3 लड़कियां, इसमें दारा सर्वश्रेष्ठ था। दारा के विषय में हम लोग थोड़ा जानेंगे, बल्कि दारा के विषय में भी हम लोग थोड़ी चर्चा अभी कर लेते हैं। दारा को लघु अकबर कहा जाता है। दारा का जन्म 1615 में हुआ था। उस समय हम लोग जब सूफी आंदोलन पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा एक कादरी सिलसिले का उल्लेख किया था हम लोगों ने। कादरी सिलसिले का मानने वाला था दारा शिकोह। दारा शिकोह एक विद्वान राजकुमार था, उसको संत तक की उपाधि दी गई है। उसके गुरु का नाम जो था वो मुल्ला शाह बदख्शी था। दारा के गुरु का नाम, आध्यात्मिक गुरु जो थे वो थे लघु अकबर। इसको लेनपुल ने कहा है, दारा को लेनपुल ने लघु अकबर यानी अकबर का छोटा रूप कहा है। शाहजहां ने दारा को उपाधि दी थी शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद इकबाल की, ये नोट आप कर लीजिएगा जब नोट करिएगा, क्योंकि दारा से अगर प्रश्न आएगा तो इन्हीं मेरी 4-5 बताई गई बातों में से ही आ जाएगा। शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि थी, दारा की उपाधि थी। दारा ने स्वयं मज़्म उल बहरीन, मज़्म उल बहरीन मतलब 2 समुद्रों का संगम की एक रचना की थी, एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम था मज़्म उल बहरीन मतलब 2 समुद्रों का संगम। दारा ने काशी के कुछ संस्कृत के पंडितों से सहायता ली थी और तमाम उपनिषदों का अनुवाद किया उसने, यानी उपनिषदों का उर्दू में अनुवाद किया। उसी में सिर्र-ए-अकबर नाम से एक फारसी अनुवाद, फारसी कहेंगे उर्दू नहीं कहेंगे, उर्दू तो बाद में भाषा आती है, सिर्र-ए-अकबर नाम से अनुवाद किया था। दारा के कुछ अन्य ग्रंथ हैं, जैसे सकीनत उल औलिया एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक है सफीनत उल औलिया। सफीनत में सूफियों का जीवन है, सकीनत में भारत के जितने सूफी थे उनका जीवन है सकीनत में। एक इसकी पुस्तक का नाम था तरीकत उल हकीकत। तरीकात उल हकीकत मतलब आध्यात्मिक मार्ग के जो विभिन्न चरण होते हैं उनका दारा ने उसमें समावेश किया, उसके विषय में बताया है। और सूफी प्रथाओं का वर्णन भी किया है एक पुस्तक में, रिसाला ए हक नुमा, रिसाला ए हक नुमा। इस तरह से दारा के विषय में आपको इतनी बातें अगर पता रहेंगी तो दारा पर आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दारा को इसने उत्तराधिकारी घोषित किया क्योंकि दारा, मैंने कहा, बहुत योग्य विद्वान राजकुमार था, और अगर वो भारत का सम्राट बनता तो लघु अकबर कहा जाता था, तो शायद कुछ कहानी और होती भारत की। लेकिन दारा उत्तराधिकारी तो घोषित किया, लेकिन दारा बन नहीं पाया, बनेगा औरंगजेब, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसके बाद मुमताज़ महल की बातें हम लोग कर चुके। अर्जुमंद बानो बेगम 14 संतानें थी, 7 जीवित रहीं। शाहजहां के अंतिम 8 वर्ष जो गुजरे वो शाह बुर्ज में गुजरे। शाह बुर्ज जो आगरा का लाल किला है उसमें एक स्थान है। जब आप कभी आगरे का लाल किला देखने जाइए तो उसमें वो प्लेस है जहाँ पर शाहजहां को अंतिम 8 वर्ष कैदी के रूप में बिताने पड़े थे। शाहबुर्ज में बीते, वहीं से बताते ताजमहल दिखाई देता था, वो ताजमहल को निहारता रहता था, और ऐसे धीरे धीरे उसका जीवन खत्म हो गया। उसकी एक बेटी थी जहान आरा, पढ़ेंगे, वो जहान आरा लास्ट तक उसकी सेवा करती रही थी। इस प्रकार से शाहजहां का जीवन 58 में सिंहासन से तो हट जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु 1666 में जाके होती है। तब तक औरंगजेब गद्दी पर बैठ चुका था। फिर शाहजहां को लगा कि अब साम्राज्य विस्तार भी आवश्यक है, और शाहजहां ने अपने साम्राज्य विस्तार को दक्षिण से प्रारंभ किया, क्योंकि जहांगीर ने छोड़ा था दक्षिण में। 1636 का एक वर्ष है, 1636 का दक्षिण का वर्ष महत्वपूर्ण रहेगा। मुगलों का और दक्षिण के लिए एक महत्वपूर्ण संधि होती है। शाहजहां 1627 में गद्दी पर बैठा था और 36 में जा करके 36 में औरंगजेब को सूबेदार बनाता है वो।
दक्षिण का सूबेदार किसको बनाता है? अपने बेटे औरंगजेब को। 36 से 44 8 वर्ष ये रहता है वहाँ दक्षिण में, और इसने काफ़ी अनुभव भी लिया। यद्यपि बाद में दक्षिण इसकी कब्रगाह बनेगा जब इसका अंत देखेंगे, लेकिन इसने अनुभव भी लिया और दक्षिण का एक मजबूत सल्यूशन दिया। अहमदनगर पर सबसे पहले इसने कब्जा किया। अहमदनगर को मिला ही लिया। अहमदनगर के जो थे शासक उनको इसने मिला लिया। गोलकुंडा से वार्षिक कर वसूल करता था। बीच में वार्षिक कर गोलकुंडा ने देना बंद कर दिया। इसने फिर से हमला करवाया और अंततः कुतुब शाह को इसका स्वीकार करना पड़ा और इसी के अधीन रहे वो। को उसके साथ एक मदन्ना अखन्ना, दो महत्वपूर्ण, मदन्ना अकन्ना भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा है, ये दो महत्वपूर्ण मंत्री थे। आपसे कभी पूछ सकता है परीक्षा में मदन्ना और अकन्ना नामक मंत्री किस स्टेट में थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ थे, गोलकुंडा के मंत्री थे। और ये बहुत योग्य मंत्री थे। भाई किसी का नाम अन्य मंत्रियों का तो हम नहीं लिख रहे, हमने अहमदनगर के तो मंत्री नहीं लिखे, हमने कहीं और के नहीं लिखे। क्यों लिखे? इसका मतलब इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा उस समय, इस वजह से लिखा। दक्षिण के सूबेदार के रूप में जब औरंगजेब पहुंचता है तो औरंगाबाद को राजधानी बनाता है। औरंगाबाद अब भी प्लेस है वहां पर। 4 प्रांतों में बांट देता है दक्षिण को जाते ही। पहले का जो बंटवारा था उसको ये पलट देता है। एक खानदेश, बरार, अहमदनगर और तेलंगाना नामक एक नया प्रदेश बनाता है। 44 में वापस आ जाता है और 52 में दूसरी बार भेजता है शाहजहां इसको। 52 से 57 5 साल का जो दूसरा कार्यकाल था, क्योंकि पहले कार्यकाल में इसने शासकों के राजनीतिक रूप से जीत लिया था सबको, जिनको जिस तरह अधीन करना था, तो इसको मौका मिला दूसरी बार जाकर के 1652 से 57 में कि आर्थिक और प्रशासकीय सुधार लागू कर पाता। आर्थिक और प्रशासकीय सुधारों में मुर्शिद कुली खां, इनका एक मजबूत सेनानायक था शाहजहां का, औरंगजेब के साथ रहता था, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। तो दूसरी बार जब वो जाता है तो उसने दक्षिण में आर्थिक सुधार लागू किए और प्रशासकीय सुधार भी किए। आर्थिक सुधारों में इसने क्या किया? मुगल भूमि जो थी वहां की दक्षिण की, इसको 2 भागों में बांटा, दोनों भागों को बांटा और इनसे 1/4 कर लिया। यानी मुगलों की भूमि का इसने मजबूत निस्तारण दक्षिण में जाकर के किया होगा। इस तरह से ये दक्षिण की कहानी रही। दक्षिण में ही एक गोलकुंडा राज्य था। गोलकुंडा का एक व्यक्ति था मीर जुमला। गोलकुंडा को भी वार्षिक कर के लिए बाध्य कर लेता है औरंगजेब। मीर जुमला का नाम इसलिए फेमस है, इसके पास थेवनाट एक है फ्रांसीसी यात्री, वो कहता है इसके पास बहुत सारे 20 मन या कितने हीरे थे, 20 मन वजन के हीरे थे, यानी हीरो का बिल्कुल व्यापारी था बहुत बड़ा। और इसका मूल नाम था मीर मोहम्मद सैयद, मीर जुमला का। और यही वो व्यक्ति है जो कोहिनूर हीरा भेंट करता है मुगल सम्राट को। और ये कोहिनूर हीरा फिर ऐसी यात्रा करेगा, आजकल तो ब्रिटेन में आधा उनके गदे में बताते हैं लगा महारानी के और आधा मुकुट में, लेकिन ये कोहिनूर हीरा फिर यात्रा करेगा। कभी हम लोग कोहिनूर हीरे की यात्रा भी अलग से पढ़ेंगे कि कोहिनूर हीरा किसके किसके पास आया, और जिसके पास आया वो बर्बाद ही होता रहा। ब्रिटेन उस तरह से तो बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन जब ये गया था उस समय ब्रिटेन के साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, और आज ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, तो उस तरह से भले ही बर्बाद नहीं हुआ लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। तो ये कोहिनूर हीरा के विषय में किंवदंती है। हम लोग कोहिनूर हीरा की अलग यात्रा पढ़ेंगे कभी, कि कब रणजीत सिंह के पास जाएगा, कब कैसे क्या क्या, और फिर अंग्रेजों के पास जाएगा। एक महत्वपूर्ण जो जगह है कांधार, मध्य एशिया में बहुत रुचि नहीं ली शाहजहां ने। एक बार औरंगजेब को भेजा, पराजित भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि कांधार एक बार इसको मिल गया। कांधार का किला बहुत महत्वपूर्ण किला था, जिसके पास रहता था मजबूत माना जाता था। एक बार इसको मिला भी शाहजहां के समय, लेकिन फिर शाहजहां के पास से ऐसा निकला, कंधार के अंतिम रूप से निकल गया, और फिर कभी भी भारत के राज्य के साथ, मुगलों के साथ कंधार नहीं जुड़ पाया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इनके शाहजहां के समय और अंतिम बात हम लोग करेंगे वो था उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध जो लड़ा गया वो मुगल साम्राज्य में जो अब तक जितने युद्ध लड़े गए थे उन सब से बहुत भयंकर युद्ध था। उत्तराधिकार के युद्ध में आपस में ही भाई बहनों ने आपस में एक दूसरे से खूब लड़ाई लड़ी, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग जीवित नहीं रह गए, बहुत कम लोग रह गए मुगल साम्राज्य शासकों में। ये कैसे लड़ा गया इसके विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी इसी से मिल जाएगी। मैंने बताया कि 7 बच्चे जीवित थे उसके शाहजहां के, उसमें शाह सुजा, दारा, औरंगजेब, मुराद, ये 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, जहान आरा, रोशन आरा, गौहर। जहान आरा एक बहुत अच्छी कवयित्री भी थी, आपको जानना चाहिए। जहान आरा एक विद्वान कवयित्री मानी जाती है और एक विद्वान राजकुमारी थी वो। जहान आरा दारा का साथ दे रही थी, रोशन आरा औरंगजेब का साथ दे रही थी, गौहर मुराद का साथ दे रही थी, यानी एक एक बहन एक एक भाई का साथ दे रही थी। उस समय शाह सुजा बंगाल का शासक था,
बंगाल का, यानी कि शाहजहां ने उसको गवर्नर घोषित कर रखा था। गौहर यानी मुराद उस समय गुजरात में था और औरंगजेब दक्षिण में था। जैसे ही इन सबको समाचार मिला कि शाहजहां बीमार पड़ गया है 1657 में और दारा को उसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, सब में खलबली मच गई, क्योंकि सब अपने को समझते थे श्रेष्ठ। ऐसे में औरंगजेब शाहसुजा बंगाल से चल पड़ा, ये चला दिल्ली की तरफ, मुराद चल पड़ा गुजरात से दिल्ली की तरफ, औरंगजेब भी चल पड़ा दिल्ली की तरफ, यानी सब दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। इसी बीच औरंगजेब और मुराद एक गुप्त समझौता कर लेते हैं। औरंगजेब और मुराद ने जो गुप्त समझौता किया, उस गुप्त समझौते में ये कहा औरंगजेब ने मुराद से कि मैं आपको कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान, उधर का सारा एरिया दे दूंगा, प्लस लूट का जो भाग होगा उसका 1/3 आपको दे दूंगा, लेकिन आप हमारा साथ दीजिए, मुराद से कहा। समझौता पक्का हो गया। तो औरंगजेब की और मुराद की सेनाएं एक जगह पर आकर के मिल जाती हैं। उधर शाहसुजा से संबंध नहीं हुआ, शाहसुजा बंगाल से जब आ रहा था तो इधर से शाही सेना गई। शाही सेना का नेतृत्व दारा का पुत्र कर रहा था। बहादुरपुर में शाहसुजा पराजित किया गया, यानी शाहसुजा तो पराजित हो गया इधर, लेकिन धर्मत का युद्ध जो होता है, धर्मत का युद्ध, ये 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, बहादुरपुर, धर्मत और सामूगढ़। ये तीनों युद्ध उत्तराधिकार के युद्ध के क्रम में परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, आपसे क्रम लगवा लेगा। सबसे पहले कौन सा लड़ा गया? बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, और बाद में देवरई का युद्ध होगा। तो जो बहादुरपुर युद्ध हुआ उसमें तो जीते, लेकिन धर्मत के युद्ध में शाही सेना पराजित हो गई, क्योंकि धर्मत के युद्ध में मुराद और औरंगजेब की सेना मिल चुकी थी। शाही सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह भी कर रहे थे। जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के महाराज थे। जब वो हार कर जाते हैं तो उनकी रानी घर में घुसने नहीं देती, उनको कहती है आप हार कर आए हैं और हम आपको अपने घर में घुसने नहीं देंगे। जसवंत सिंह बाद में आत्मग्लानि में भी आते हैं और बाद में औरंगजेब की सेवाएं स्वीकार कर लेते हैं जाकर के। धर्मत के बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है, इसमें दारा स्वयं भी आता है, लेकिन सामूगढ़ के युद्ध में भी दारा यानी शाही सेना, दारा का मतलब यहाँ पर शाहजहां की सेना से है, शाही सेना से है, शाही सेना पराजित होती है और औरंगजेब और मुराद की सेनाएं। इसी बीच मुराद को ग्लानि होती है और मुराद शाहजहां से जा मिलता है। मुराद ने क्या किया? मुराद को लगा कि पिता से विद्रोह करना ठीक नहीं है, मुराद जो है शाहजहां से मिलता है। ये बात औरंगजेब को पता चल जाती है और औरंगजेब एक दिन आगरा के निकट अपने खेमे में मुराद को आमंत्रित करता है, एक भाईचारे के नाते। खूब शराब पिलाता है और रात में शराब पी लेता है और फिर इसकी हत्या करवा देता है। यानी मुराद का काम इसने खत्म कर दिया। शाहसुजा उधर खत्म हो गया, भाग गया। दारा सामूगढ़ के युद्ध में पराजित होकर भागता है, बख्खर के किले में शरण लेता है। बख्खर के किले का जो किलेदार था वो कभी इसका वफादार हुआ करता था, लेकिन उस समय वफादारी नहीं करता है और दारा को बाद में सुपुर्द कर देता है, किसके? धोखे से, औरंगजेब के। और यहीं पे देवरई का एक छोटा सा युद्ध होकर के दारा औरंगजेब में होता है। बर्नियर एक यात्री है, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, वो चश्मदीद गवाह था, यानी युद्ध देखा था उसने लड़ते हुए, कैसे दारा के साथ जो दारा की दुर्दशा होती है, जो दारा पर अत्याचार होते हैं, बहुत अत्याचार किए। फिर उसने औरंगजेब ने दारा पर हाथी पे घुमाया, कैसे कैसे इसको बंधवाया, इसको कीचड़ में, पता नहीं क्या क्या किया। फिर ये जो अत्याचार है, बर्नियर उसका चश्मदीद गवाह है और दारा का भी लगभग अंत हो जाता है, दारा को वो कत्ल करवा देता है। इस प्रकार औरंगजेब ने अपने स्वतंत्र को क्या कि 1659 में दारा का कत्ल होता है। 1661 में मुराद जो कि इसका था उसको मृत्युदंड दिलवाता है और इस प्रकार से धीरे धीरे औरंगजेब ने अपनी सत्ता अपने मुट्ठी में ले ली। और औरंगजेब 1658 में एक 50 वर्ष के लिए, आगे 50 वर्ष औरंगजेब बैठेगा भी, आप देखेंगे 1707 तक का उसका कार्यकाल होगा। इतना किसी भी मुगल साम्राज्य का शासन नहीं था। 50 वर्ष सत्ता संभालेगा, दक्षिण भी जाएगा, इधर उधर भी करेगा। यद्यपि औरंगजेब के ही समय मुगल साम्राज्य टूटने लगेगा, बिखरने लगेगा। यही कारण है कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य बहुत दिन तक मुगल सम्राट नहीं चल पाएंगे और अंग्रेज आकर के धीरे धीरे उन पर कब्जा करेंगे। इस तरह से शाहजहां के विषय में हम लोगों ने, अब हम लोग जो बचा है वो शाहजहां का स्थापत्य अलग करेंगे और साहित्य अलग करेंगे जब कर रहे होंगे, और धार्मिक नीति जब एक साथ पढ़ेंगे तो शाहजहां के 2-4 पॉइंट हैं, हिजरी संबत की बात होगी या तस्लीम तो चहार की बात होगी, ये हम लोग करेंगे। इस प्रकार अगले टॉपिक में हम लोग करेंगे औरंगजेब। तब तक आप लोग खूब पढ़ते रहिए। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।